आज के इस वर्कशॉप में हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि अगर आप अमेरिका में एलएलसी ओपन करने जा रहे हैं, कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं, तो आपको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड होगी, कितने पैसे खर्च होंगे, किस स्टेट में क्या एक्सपेंडिचर है, अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको फुलफ़िल करना है। और सबसे आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें लूप होल्स कहाँ पर हैं और किस तरीके से आप एलएलसी फॉर्मेशन में होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। ये हम इस वीडियो के आखिर में ये भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि अमेरिका में एलएलसी फॉर्म करने के लिए हर स्टेट का अलग प्रोसेस है। अगर आपको न्यूयॉर्क में एलएलसी फॉर्म करनी है तो वो डिफरेंट है, कैलिफोर्निया में करनी है तो वो डिफरेंट है। उसी तरीके से हर स्टेट की अपनी स्टेट फ़ीस होती है जो कि बिल्कुल स्टैटिक नहीं है। कहीं कहीं स्टेट फ़ीस बहुत ज़्यादा है, $300 तक चली जाती है, और कहीं स्टेट फीस इतनी सस्ती है कि वो $50 में एलएलसी फॉर्म हो जाती है। तो स्टेट फीस इज़ डिफरेंट। वजह क्या है इसको हम आगे जाकर के डिस्कस करते हैं। पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि अमेरिका में आप किसी भी स्टेट में कंपनी फॉर्म करें, अमेरिका में आप किसी भी स्टेट में कंपनी फॉर्म करें, राइट सबके सेम होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि अगर आप न्यूयॉर्क में कंपनी रजिस्टर करवा लें तो आपका बैंक अकाउंट जल्दी ओपन हो जाएगा, या अगर आप कैलिफोर्निया में कंपनी फॉर्म करवा लें तो आपका गेटवे जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन एलएलसी फॉर्म करने के लिए किसी भी स्टेट के इमेज को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी ट्रेडिंग का बिज़नेस करने जा रहे हैं अमेरिका में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाह रहे हैं अमेरिका में, इंडेंटिंग का बिज़नेस करने जा रहे हैं अमेरिका में, तो आप न्यूयॉर्क में कंपनी फॉर्म करें। क्यों न्यूयॉर्क में? क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क एक फाइनेंशियल हब है दुनिया का। यहाँ पे वॉल स्ट्रीट भी यहीं पर है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं पर है, दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी न्यूयॉर्क के अंदर हैं। तो अगर आपकी ट्रेडिंग कंपनी न्यूयॉर्क के अंदर होगी तो सामने वाले पर, क्लाइंट के ऊपर, या जिससे जिससे भी आपको डील करना चाह रहे हैं उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ यार ये न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है। आप किसी को कह सकते हैं यार मैं वॉल स्ट्रीट पे बैठा हूँ यार, दिस इज़ माई कंपनी। अगर आपकी कंपनी न्यूयॉर्क में है तो आपको डील डन करने में आसानी होगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने में आसानी होगी, इंडेंटिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ब्रोकरेज का काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की आबो हवा जो है वो एक फाइनेंशियल आबो हवा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की आबो हवा है। आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आप किसी को बोल सकते हैं, किसी से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं या किसी से आप एडवांस पेमेंट ले रहे हैं तो वो आपको आसानी से दे देगा। क्यों? क्योंकि आप बैठे हुए हैं कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अच्छा, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का बिजनेस करना चाह रहे हैं, लोगो डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ सर्विसेज, इस तरह की और भी जितनी भी चीज़ें एक्सक्यूज़ मी, इस तरह की और भी जितनी सर्विसेज हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, ऐप डेवलपमेंट है, ग्राफिक सर्विसेज हैं, तो आप कैलिफोर्निया में कंपनी फॉर्म करें। क्यों? क्योंकि कैलिफोर्निया में दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज हैं। वहाँ पे सिलिकॉन वैली है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर। आईटी के अंदर कौन सी जगह? सिलिकॉन वैली। वहाँ पर आपको फेसबुक मिलेगा कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में आपको गूगल मिलेगा, ट्विटर का ऑफिस कैलिफोर्निया में, और बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं ही कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। तो अगर आप किसी को बोलेंगे कि यार ये आप सेल करने जा रहे हैं कि भाई आप मुझे अपनी फेसबुक की एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, एसईओ का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, या पेपर क्लिक में गूगल का आपका हैंडल कर लेता हूँ, और उसको पता चलेगा कि भैया आप सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं, सिलिकॉन वैली में बैठे होने की वजह से वो आपकी बात सुनेगा और आपको उसका फ़ायदा होगा। उसी तरीके से जो लोग अमेज़ॉन पे होल सेल का बिज़नेस करना चाहते हैं वो टेक्सास के अंदर कंपनी फॉर्म करें। टेक्सास में क्यों कंपनी फॉर्म करें? क्योंकि वो अमेरिका का सबसे बड़ा होल सेल का डिस्ट्रीब्यूशन का हब है। वहाँ पे आपको हर तरह की कंपनीज ऑफर्स मिलेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूशनशिप देती हैं। अगर आपको कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए वो भी मिल जाएगा, कोई छोटा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा, और फिर वो टैक्स फ्री भी है। तो इस वजह से अमेज़ॉन पे काम करने वाले लोग किसको प्रेफर करते हैं? टैक्सेस को। भी बहुत सारी सर्विसेज जो कि पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी सिटीजन अमेरिका को प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिया से बैठ के, बांग्लादेश से बैठ के। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी हैं वो? आपको पता है कि आजकल बड़ा एक हवा चली हुई है ट्रक डिस्पैचर्स की, या ट्रक डिस्पैचिंग कंपनीज की। अगर आपको ये बिज़नेस करना है तो ज़ाहिर है आपको ये बिज़नेस करने के साथ साथ एक एलएलसी भी चाहिए, आपको स्ट्राइप या कोई भी थर्ड पार्टी मर्चेंट अकाउंट भी की सर्विसेज भी चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगी? आप किसी भी स्टेट में रजिस्टर हो जाइए,
आपको स्टैप भी मिल जाएगा, आपको एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट भी मिल जाएगी, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए कि आप जब ये बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले 2-3 ट्रक्स आपको किस स्टेट में मिलेंगे। या तो पहले से आप इस ये वाला बिज़नेस करने वाले होंगे, या पहले से आप ये बिज़नेस करते होंगे, या आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वो कोई एक्सपर्ट आदमी होगा जो कि ट्रक डिस्पैचर होगा प्रीवियसली। तो उसके माइंड में एक आइडिया होता है कि यार 3 ट्रक जो हैं वो इस स्टेट के हैं, मैं यहाँ से तो मैं यहाँ से तो इन 3-4 ट्रक्स को ऑनलाइन कर ही लूँगा। तो वो जिस स्टेट में वो ट्रकर्स हैं, आप उसी स्टेट में अपनी कंपनी फॉर्म करें, बल्कि एड्रेस भी उसी काउंटी का लें जिस काउंटी में वो रहते हैं। ट्रक डिस्पैचर्स के माइंड में एक बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ यार, ये मेरी काउंटी का है, मेरे इलाके का है, इससे मैं डिस्पैचिंग सर्विसेज लेके देखता हूँ। बाद में आप फिर और एरियाज़ में भी अपनी सर्विसेज को स्टार्ट कर दें। तो ट्रक डिस्पैचिंग का जो बिज़नेस है उसमें आपने ये देखना है कि आप किस एरिया से अपनी सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब एलएलसी फॉर्म करने के लिए जब किसी भी एजेंसी से या जो भी पर्सनैलिटी आपकी कंपनी फॉर्म कर रही है अमेरिका में, आप उससे बात करेंगे तो आपसे 2-3 बड़े सुलझे हुए क्वेश्चंस करेगा रिलेटेड टू योर बिजनेस। वो आपसे पूछेगा कि भाई आप कंपनी का क्या नाम रखना चाह रहे हैं अमेरिका के अंदर। वो जाहिर है आप उसको बताएंगे कि भाई ये कंपनी का मेरा नाम है जो मैं रखना चाहता हूँ। वो उसको चेक करेगा कि ऑलरेडी उस नाम से उस स्टेट के अंदर कंपनी फॉर्म तो नहीं हुई हुई है। अगर हुई हुई है या ट्रेडमार्क के अंदर वो नेम आ रहा है तो जाहिर है आपको कोई और नाम सोचना होगा। तो पहला स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको कंपनी का नेम सोचना है। स्टेप नंबर 2 में आप हायर करेंगे एक रजिस्टर्ड एजेंट को। वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि रजिस्टर्ड एजेंट क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरए बोलते हैं, वो क्या होता है। लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नंबर 1 रिक्वायरमेंट है नेम ऑफ द कंपनी, और नंबर 2 रिक्वायरमेंट है कि आप एक आरए हायर करेंगे फॉर योर कंपनी जो कि गवर्नमेंट से राब्ते में होगा ऑल द टाइम। कोई भी आपकी कंपनी के खिलाफ कोई केस करता है, गवर्नमेंट ने कोई लेटर इशू करना है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी में चेंजेस कर रही है, कोई नया कानून बनना है, तो वो आर ए सर्विसेज वाला जो है वो आपसे कांटेक्ट करता है और आपको बताता है गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया। वो आपका एम्प्लॉय नहीं होता है। खैर, हम इसको आगे जाके मजीद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन नंबर 2, यू नीड एन आर ए इन द स्टेट वेयर यू आर गोइंग टू फाइल एन LLC। तीसरा, आपको यूनिक एड्रेस चाहिए। ज़ाहिर है आप अमेरिका में तो नहीं है। जो लोग अमेरिका में होते हैं वो उनके पास एक ऑलरेडी एक एड्रेस होता है। लेकिन अगर आप उस स्टेट में नहीं है जिस स्टेट में आप कंपनी को फॉर्म करने जा रहे हैं, तो आपको एक यूनिक एड्रेस चाहिए। अमेरिका में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत आराम से मिल जाती हैं, जो कि आपको एक एड्रेस देती हैं आपके ऑफिस यूज़ के लिए, और वही एड्रेस आप देते हैं यूएस गवर्नमेंट को कि इस एड्रेस पर मैं अपनी कंपनी फॉर्म करना चाह रहा हूँ। तो ये जो कंपनीज़ हैं ये ज़्यादा चार्ज नहीं लेती, कुछ $20 पर मंथ चार्ज लेती है, कुछ $10 पर मंथ चार्जेज आपसे लेती है। तो जो थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए, वो आप पाकिस्तान से बैठ के एक एड्रेस ले सकते हैं, बल्कि जो एजेंसी है जो आपको कंपनी फॉर्म करके दे रही है वही आपको यूनिक एड्रेस लेकर के देगी। ये होगी थर्ड रिक्वायरमेंट। चौथी रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल सी है। ज़ाहिर है आप कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, कुछ कागजाती कार्रवाई होगी जो कि हर कंट्री में होती है। वो एक टेम्पलेट से होते हैं, उसमें सिर्फ आपका नाम लिखा जाता है, ओनरशिप ऑफ द शेयर लिखा जाता है, जो डिटेल आपकी हैं, आपकी कंपनी डिटेल है, वो पुट करके सबमिट कर दिया जाता है। तो उसका उतना ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। लेकिन ज़ाहिर फोर्थ रिक्वायरमेंट में आपको वो कागजाती कार्रवाई भी चाहिए, और फिफ्थ एक साहब होने चाहिए अमेरिका में जो आपके लिए ये कंपनी फॉर्म करें और आपके बिहाफ पर ये पेमेंट करें। तो ये जो 4-5 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं टू फॉर्म योर कंपनी इन अमेरिका। अब यहाँ पर बात इम्पॉर्टेंट है कि ये जब 500 की 500 रिक्वायरमेंट हर स्टेट की सेम हैं, तो हर स्टेट में कंपनी फॉर्मेशन के प्राइसेस डिफरेंट क्यों होते हैं। हमसे बहुत ज़्यादा लोग जब हमारे पास कंपनी फॉर्म करने आते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि यार क्या वजह है कि टैक्सेस के अंदर कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो $800-900 तक बात चली जाती है, और किसी और स्टेट में हम कंपनी फॉर्म कर रहे हैं सस्ती स्टेट में तो $200-300 में सारा काम हो जाता है। इतने बड़े इस गैप की ये जो प्राइसिंग का गैप है, इसकी वजह क्या है। देखें, पहले तो एक चीज़ समझिए कि हर स्टेट की अपनी LLC फाइलिंग फ़ीस है जो स्टेट लेती है। अब कंपैरिजन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो टेक्सास है उसकी स्टेट फाइलिंग फ़ीस $300 है, और अगर आप कैलिफोर्निया में कंपनी फाइल कर रहे हैं तो वहाँ की स्टेट फाइलिंग फ़ीस $50 है, फ्लोरिडा की $150 है। तो ये जो स्टेट फाइलिंग फ़ीस है इनिशियली तो ये इम्पेक्ट करती है टोटल प्राइस ऑफ द फॉर्मेशन के ऊपर। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप अमेरिका में कंपनी फॉर्म करते हैं तो आपको रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना होता है, आरए हायर करना होता है, जो कि उसी स्टेट में रह रहा होता है जिस स्टेट में आप कंपनी फॉर्म करते हैं। ये बात बड़ी डिबेटेबल है, समझने वाली चीज़ है इसको,
कि देखें आरए सर्विसेज के लिए जितनी महंगी स्टेट होगी, शहर होगा, महंगी जगह होगी, आरए आपसे ज़्यादा पैसे लेगा। अच्छा, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो है रजिस्टर्ड एजेंट कौन होना चाहिए अमेरिका में कंपनी फॉर्म करने के लिए, आप किसको हायर करें। देखें, आरए का मतलब ये होता है कि कोई भी एंटिटी या शख्स जो कि उस स्टेट में रह रहा हो जिस स्टेट में आप एलएलसी फॉर्म करने जा रहे हों, उसका एक प्रॉपर एड्रेस वहाँ पर हो, फ़ोन नंबर हो, फैक्स मशीन हो, ईमेल एड्रेस हो और उसकी प्रेजेंस उसी जगह पर हो जिस स्टेट में आपने कंपनी फॉर्म करनी है। ये रिक्वायरमेंट इतनी सख्त है कि अगर कोई आदमी जो कि अमेरिकन है वो न्यूयॉर्क में रह रहा है और वो कैलिफोर्निया में कंपनी फॉर्म करने जा रहा है तो उसको कैलिफोर्निया में भी एक आरए हायर करना होता है। आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे? आरए की प्राइसेस डिफरेंट क्यों है? जिस तरह डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट प्राइसेस, टेक्सास की 650 है, फ्लोरिडा की डिफरेंट है, इस तरह आरए की प्राइसिंग डिफरेंट क्यों होती है? देखें, ये बात यहाँ पे समझने वाली है कि पहला इम्पैक्ट तो ये है कि आप जितनी भी महंगी स्टेट में कंपनी फॉर्म करेंगे वहाँ का आरए आपसे ज़्यादा ही पैसे लेगा। पाकिस्तान की मुनासबत से आप समझें, कोई आदमी कराची में बैठा हुआ है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, ज़ाहिर है वो आपसे ज़्यादा फीस चार्ज करेगा एज़ कम्पेयर टू किसी गाँव देहात में वो बैठा हुआ है। तो पहला इम्पैक्ट तो ये आता है। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि आरए के लिए कोई भी फर्म हो सकती है अमेरिका में जो कि लॉयर फर्म है, 3-4 उसने लॉयर रखे हुए हैं, वो भी आपका आरए सर्विसेज आपको दे सकती है। सेकंड, कोई भी इंडिविजुअल लॉयर है, अकाउंटेंट है या बुक कीपर जिसको अमेरिका में बोलते हैं, वो भी आरए सर्विसेज आपको दे सकता है। आपका कोई चाचा, पापा, मम्मा, ताया भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो उस स्टेट में रह रहा हो, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है उस स्टेट में रह रहा हो, वो भी आपका आरए बन सकता है। इवन वो साहब जो पुल के नीचे बैठे हैं उनको एक रात के लिए शराब या कोकेन पीने के लिए $50-60 चाहिए, वो भी आपका आरए बन सकता है। तो एक और सवाल मैं आपसे जी। कर रहा हूँ कि अगर आरए हम लोग नहीं हायर करते उसका कोई नुकसान भी है या नहीं है? देखिए, आरए आप हायर ना करने का सिर्फ एक प्रोविज़न है। वो प्रोविज़न क्या है कि आपकी ऑफिस उस स्टेट में ओपन हो, फिजिकल ऑफिस। आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, आपने कैलिफोर्निया में कंपनी फॉर्म की है, कैलिफोर्निया आप एक ऑफिस खोलें, वहाँ पे अपने एक एम्प्लॉय बिठाएं और वो जो ऑफिस है वो आपका आरए बन जाएगा उस स्टेट में। ज़ाहिर है ये काम तो हम कर ही नहीं सकते, हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कहाँ हम ऑफिस खोलेंगे? हम तो वो $10-20 के ऑफिस से काम चला रहे होते हैं, तो कहाँ हम ऑफिस का $2-3 का खर्चा तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना हम किसी को सैलरी भी रख सकते हैं जो हमसे $3-4 ले। तो हम लोगों के लिए आरए का ऑप्शन एक ही है कि हम किसी को वहाँ पे हायर करें। अब जिसको हम हायर करते हैं, प्राइस कंपैरिजन सुने। एक कंपनी है जो कि लॉ फर्म है, उसने 3-4 लोग रखे हुए हैं अपने अंडर, वो आपसे चार्ज करेगी $180 से लेकर के $220 पर ईयर तक, वो आपको आरए सर्विसेज देगी। सेकंड, अगर एक लॉयर है और उसने लाइसेंस लिया हुआ है, अकाउंटेंट है, लाइसेंस याफ्ता है, बुक कीपर है, इंडिविजुअल है, वो भी आपको आरए सर्विसेज दे सकता है, वो आपसे चार्ज करेगा $80 to $120 पर ईयर। नंबर 3, आपका कोई जाने वाला रिश्तेदार है, वो फ्री में काम कर लेगा। नंबर 4, वो आदमी जिसने सिर्फ एक दिन के लिए उसको पैसे चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया था कि उसको एक रात के लिए बोतल पीने के लिए पैसे चाहिए, बहुत सारे ऐसे अमेरिका में होते हैं, वो आपसे $20 पर भी एग्री कर जाएगा। वो आपके डॉक्यूमेंटेशन में साइन भी कर देगा, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट भी हो जाएगी, आपकी कंपनी भी फॉर्म हो जाएगी, मगर बाद में पूरे साल से नज़र आने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट रब्ता करेगी, वो मिलेगा नहीं, गवर्नमेंट आपसे रब्ता करेगी, आपको बताएगी भाई आप इतना फ़ाइन लग गया है, क्यों? क्योंकि आपका आरए अवेलेबल नहीं था। तो आरए को यूज़ कौन करता है? गवर्नमेंट। पे कौन करता है? हम। हमारे कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरए की। तो आरए हायर करते हुए ऐसी मिस्टेक कभी भी ना करें जिसको आप फ्यूचर में अंडर दी थंब पकड़ ना सकते हो। हम लोग लाइसेंस याफ्ता आरए क्यों हायर करते हैं, एक लॉयर को क्यों हायर करते हैं? हम जब हमारे पास कोई कंपनी फॉर्म करने आता है तो हम उसको मशवरा देते हैं कि भाई तुम किसी लीगल फर्म की तरफ ना जाओ। लीगल फर्म में क्या होगा? पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। तुम लो एक अकाउंटेंट या लॉयर या बुक कीपर, क्योंकि उसको लाइसेंस होता है और वो अपने लाइसेंस की टेक केयर करता है कि हाँ यार मैं कोई ऐसी हरकत ना कर बैठूँ कि मेरा लाइसेंस मनसूख हो जाए। वो आपको सस्ते भी मिल जाते हैं, आपका काम भी पूरा हो जाता है। इसके अलावा किसी को हायर करना डैम रिस्की है। और पाकिस्तान की मार्केट में क्या हो रहा है? पाकिस्तान की मार्केट में यही हो रहा है कि लोग वो 10-15-20 डॉलर वाला, $25 वाला आरए हायर कर लेते हैं, आपको कंपनी फॉर्म करके दे देते हैं, बाद में आपकी कंपनी भी ब्लैकलिस्ट होती है, फ़ाइन भी लगता है, फ़ाइन ना दें तो आपकी कंपनी भी बंद और आप एज अ डिफ़ॉल्टर रजिस्टर भी हो जाते हैं अमेरिका में, और आपके फ्यूचर इन अमेरिका आपका जो है वो ब्लीक हो जाता है, या इसी तरह समझ लें कि आप फिर कोई काम कर ही नहीं सकते हैं अमेरिका में।
अच्छा, इन केस अगर आपने अभी बताया है कि आर जो सस्ता जिसको एक रात के लिए बोतल शराब की पीने के लिए पैसे चाहिए, अगर हम लोग हाईली कॉस्टली कोई आर हायर कर लेते हैं, इन केस वो भी हमें उसके बाद नहीं मिलता, तो फिर क्या हम लीगली उसका इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? देखें, पहले तो वो क्योंकि लाइसेंस याफ्ता है और उसने कंपनी फॉर्म करते हुए रिटन में दिया है कि भाई ये रिटन में है, मैं इसको एक सर्विस दूंगा, तो जब वो नहीं देगा तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो उसको डर होगा कि यार मेरे खिलाफ कंप्लेन आई है, मेरा लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। जिसके पास कुछ है ही नहीं, जो कि आपका दोस्त है या वो एक अननोन पर्सनैलिटी है जिसका ना कोई बिजनेस है ना कोई कंपनी है, वो एक इंडिविजुअल है, उसको तो किसी चीज़ का कोई डर ही नहीं है। इसलिए आप ऐसे आदमी को हायर करें जिसकी मार्केट में प्रेजेंस हो। प्रेजेंस होना आरए के लिए बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको चाहिए होता है अमेरिका में एक एड्रेस। वो एड्रेस आपको मिलता है $10 पर मंथ से लेकर के $25 पर मंथ तक, डिपेंड्स ऑन द स्टेट वेयर यू आर गोइंग टू फाइल योर LLC। ज़्यादा महंगी जगह होगी तो ज़्यादा महंगा मिलेगा। न्यूयॉर्क में ले लें, मैनहट्टन की एरिया में बड़ा महंगा मिलेगा यार। अगर आप सस्ती जगह पे ले लेंगे तो सस्ता मिल जाएगा। ऐसी कंपनीज अमेरिका में सालों से काम कर रही हैं जो कि आपको एड्रेस देती हैं। ये एड्रेस वर्क कैसे करता है? फॉर एग्जांपल, आपका कोई भी लेटर आता है, कोई भी लेटर आपका आता है आपके एड्रेस के ऊपर, तो वो सबसे पहले आपको उस लेटर की पिक्चर खींच के भेजते हैं कि भाई ये लेटर आपका आया है, आप इसको ओपन करना चाहते हैं या आप इसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं, हम डस्टबिन में फेंक दें या इसको ओपन करके आपको दिखाएं। आप उसको देखते हैं, ज़्यादातर तो स्पैम लेटर्स ही होते हैं, स्पैम मेल्स आती हैं हमसे ये ले लो, एडवर्टाइजिंग की मेल्स होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कोई गवर्नमेंट का लेटर आएगा तो आप बोलेंगे इसको ओपन करके मुझे दो, वो उसको ओपन करेंगे, उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके आपको भेजेंगे, आप उसको पढ़ेंगे। चाहें तो आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिए, या उनको बोलें भाई मुझे फिजिकल लेटर ही पाकिस्तान भेज दो। ज़ाहिर है वो उसकी सर्विसेज चार्ज करते हैं और ये ज़रूरत भी नहीं होती इसकी। जब आपके पास एक लेटर आ गया है, आपने उसको स्कैन करके अपने पास प्रिंट आउट निकाल लिया है, वही ब्लैक एंड वाइट में आपके पास वही चीज़ मौजूद है, तो ज़रूरत नहीं होती कि आप अमेरिका से वो लेटर मंगवाएं। लेकिन खैर वो फैसिलिटी आपके पास होती है। तो वंस यू हैव दैट लेटर, आप उनको बोलते हैं भाई जो आपके पास लेटर है उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, मेरे पास लेटर की कॉपी आ गई है। तो इस तरीके से ये जो एड्रेसेस होते हैं, ये जो बिजनेस एड्रेसेस होते हैं, ये वर्क करते हैं आपकी मेल्स को फॉरवर्ड करने के लिए, ईमेल के थ्रू या फिजिकल। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, लोग ये समझते हैं कि यार हमने एड्रेस ले लिया वो आपके सारे काम करेगा। भाई ऐसी बात नहीं है। आपके पास एक एड्रेस है, आप उसको सिर्फ मेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कोई रिटर्न प्रोडक्ट्स आ रही हैं, या आपको कोई फिजिकल कोई चीज़ मंगवानी है, तो उसके लिए आपको किसी वेयर हाउस से रब्ता करना पड़ेगा जो कि आपको एक एड्रेस देगा जहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट्स आएंगी। ये तो जो प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही हैं ये तो सिर्फ लेटर्स हैं, तो उस लेटर्स के लिए आपको एक छोटा सा पीओ बॉक्स चाहिए होता है, एक फिजिकल एड्रेस चाहिए होता है, एक ऑफिस नंबर चाहिए होता है, जो कि आपको वो कंपनी दे देती है। हाँ, फिजिकल आपको अमेज़ॉन पे काम करना है, रिटर्न प्रोडक्ट मंगवानी है, या आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करवानी है, उसके लिए आप किसी वेयर हाउस वाले से रब्ता करें और वही एड्रेस उनसे लें। अच्छा, जब आपने तमाम आपकी जो एजेंसी है, जो आपकी कंपनी फॉर्म कर रही है, वो ये सब कुछ हायर करके आपको देगी। आरए की जो सर्विसेज हैं वो भी वही हायर करके आपको देंगे, एड्रेस भी वही लेकर के आपको देंगे, उसी तरीके से जो कागजाती कार्रवाई वही लोग करेंगे, सबमिशन भी वही लोग करेंगे। आपने क्या करना है, आपने देना है उनको अपनी आईडी, या तो आपको अपना CNIC नंबर देना है विथ करेक्ट नेम, या आपने उनको पासपोर्ट की कॉपी देनी है। CNIC कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी दोनों में से कोई भी एक चीज़ चलती है। मार्केट में चीज़ उड़ी हुई है कि यार पासपोर्ट ही होना चाहिए अमेरिका में कंपनी फॉर्म करने के लिए। भाई ऐसी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। CNIC में आपका नेम लिखा होता है इंग्लिश में, इट्स इनफ। पेपर्स के अंदर जाता है आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इन 3 चीज़ों के बाद आपने देना होता है पाकिस्तान में अपना एड्रेस। एड्रेस आपने लिखना है इंग्लिश में। ज़ाहिर है आपके CNIC पे या तो उर्दू में एड्रेस लिखा हुआ होगा या किसी और रीजनल लैंग्वेज के अंदर। सिंध में तो सिंधी लैंग्वेज में भी एड्रेसेस चल रहे हैं आजकल। तो आपने करना ये है कि आपने वो एड्रेस देना है जो आपने बैंकर को बैंक अकाउंट ओपन करते हुए पाकिस्तान में दिया था। उसकी वजह क्या है कि आगे ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करने जाएंगे, कोई मर्चेंट सर्विसेज लेंगे, ये तमाम चीज़ें आप लेंगे, तो आपको ये रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो आप उसको CNIC की स्कैन कॉपी देंगे एजेंसी को, या पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देंगे। सेकंड, आप उनको अपने हाथों से लिख करके टाइप शुदा इंग्लिश में एड्रेस देंगे। और थर्ड चीज़, आप उनको वो फ़ोन नंबर देंगे जो कि आपके पास हमेशा रहने वाला है। ऐसा ना हो कि आप कंपनी फॉर्म कर लें और कंपनी फॉर्म करने के बाद बहुत टाइम के बाद
आप आपका सेल फ़ोन नंबर चेंज हो जाए और आपसे कोई रब्ता ना कर सके, तो आपने वो फ़ोन नंबर अटैच करना है जो कि रियली हो। आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, ये हम इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अच्छा देखें, जब ये 3 चीज़ें आपकी हो गई, तो आपकी कंपनी वो लोग फिज़िकली फॉर्म करेंगे। फिज़िकली फॉर्म करने के बाद आपको आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ये एक लंबा सा A4 साइज़ का पेपर होता है जिस पे लिखा होता है नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द रजिस्टर्ड एजेंट, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड एजेंट। इस तरह की सारी रिक्वायरमेंट होती है कि वैन कंपनी वॉज फॉर्म, कंपनी कब फॉर्म हुई थी, किस डेट को हुई थी, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। और इसी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट के ऊपर भी होती है। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में कंपनी फॉर्म की है तो न्यूयॉर्क की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एस ओ एस की वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपने जो कंपनी फॉर्म करवाई है वो नाम वहाँ पे लिखेंगे, इंटर करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको आपकी कंपनी की पूरी डिटेल लिखी हुई नज़र आ जाएगी। आपकी कंपनी कब फॉर्म हुई थी, रजिस्ट्रेशन कौन है, एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फलाना धमाका ये वो। आपको पता चल जाएगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन आपको एजेंसी ने दिए हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और आपकी कंपनी लाइव हो गई है। कंपनी लाइव होने के बाद आप अप्लाई करते हैं IRS में। IRS टैक्स सर्विसेज का इदारा है जो अंडर द गवर्नमेंट वर्क करता है और वो फेडरल है। जैसे आपकी कंपनी फॉर्म हुई थी किसी स्टेट के अंदर, वो तो स्टेट में फॉर्म हुई थी क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन एक रीजनल मैटर है। अमेरिका में हर स्टेट में एक डिफरेंट तरीके की सर्विसेज है, लेकिन जो टैक्स सिस्टम है वो फेडरल है। IRS के पास आप जाएंगे, बोलेंगे भाई दिस इज़ माई कंपनी और आप मुझे टैक्स नेट में रजिस्टर कर लें, तो वो आपको EIN नंबर देंगे। EIN नंबर वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में टैक्स NTN नंबर होता है, वैसे अमेरिका में EIN नंबर होता है। वो आपका यूनिक होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी ज़िंदगी ये EIN नंबर आपके नाम के साथ अटैच रहने वाला है, ये बदलने वाला नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब आप LLC फॉर्म करने के बाद EIN के लिए अप्लाई करेंगे, एजेंसी ही आपके बिहाफ पे अप्लाई करेगी, तो उसमें लग जाता है टाइम, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन। जब आपके पास EIN नंबर आ जाएगा तो अमेरिकन गवर्नमेंट वो EIN नंबर अपने तमाम इदारों में लाइव कर देगी। यानी पहली चीज़ पुलिस स्टेशन में लाइव हो जाएगा, जो जुडिशल है वहाँ पे लाइव हो जाएगा, तमाम बैंक्स के अंदर लाइव हो जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर लाइव हो जाएगा, सब जगह पर वो नंबर लाइव हो जाएगा। और आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो EIN में रिफ्लेक्ट होगी। इवन अगर आप कभी अमेरिका में बिजनेस वीजे के अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे EIN लिखने की जगह होती है, वहाँ पर आप लिख दीजिए दिस इज माई EIN, और अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी होगी तो जाहिर है वो आपको कंसिडर करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपने किसी की पेमेंट नहीं की, आपके पास कोई केसेस हैं या कुछ भी XYZ है, तो वो EIN पे रिफ्लेक्ट होगा और आपको वीज़ा मिलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। या अगर आपका वीज़ा इशू हुआ है तो वो वीज़ा ख़त्म भी हो सकता है। तो EIN इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक फेडरल है, पूरे अमेरिका में कवर होता है। तो EIN जब आपको असाइन हो जाए तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए और अपनी एक अच्छी हिस्ट्री बिल्ड करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में उस EIN का आपको कोई फ़ायदा हो सके। अब प्रोसेस के अंदर पहले स्टेप नंबर 1 में आपका LLC फॉर्म हो गई है, स्टेप नंबर 2 में आपका EIN भी आपको मिल गया है। अब आप जाएंगे वाइस के पास बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए। वाइज एक फिनटेक बैंक अकाउंट है, ऑनलाइन बैंक अकाउंट है। ये बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करता है जैसे कोई भी फिजिकल बैंक। अमेरिका के अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट है, वो समझने वाली हैं। देखें, वाइज में और फिजिकल बैंक में सिमिलरिटी तो ये है कि जो IBAN नंबर वाइज का है, ये जो बैंक अकाउंट नंबर वाइज का है, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा किसी भी अमेरिकन बैंक का होता है। उसी तरीके से पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस। जो डिफरेंस है वो ये है कि वाइज आपको चेक बुक नहीं देता है जैसे फिजिकल बैंक्स आपको चेक बुक देते हैं। ना कि वाइज का कोई ब्रांच है जहाँ पर जाकर के आप फिजिकल चेक जमा करा सकते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं वो ऑनलाइन ही होती हैं। पाकिस्तान में जो जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, चाहे ऐप से करते हो या ऑनलाइन कंसोल से करते हो, बिल्कुल वैसे ही वॉइस के अंदर आपकी सर्विसेज भी होती हैं। आप पेमेंट रिसीव करें, पेमेंट का स्टेटस चेक करें, पेमेंट सेंड करें, पेमेंट पाकिस्तान मंगवाएं, XYZ, ये सारे काम वॉइस के थ्रू होते हैं। वॉइस के आने से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ है कि हमें पाकिस्तान से बैठे हुए, इंडिया से बैठ के, बांग्लादेश से बैठ के हमें बैंक अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिल गई है। वो अलग बात है कि हमें चेक बुक नहीं मिल सकती है, हम चेक सबमिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक फैसिलिटी है वाइज की। तो जब आपके पास LLC फॉर्म हो जाएगी तो आप वाइज ओपन करवाएंगे। वाइज ओपन करते हुए आपसे 2 चीज़ें मांगेगा।
एक आपसे मांगेगा CNIC या पासपोर्ट की कॉपी, सेकंड आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आप वाइफ को बताएंगे कि जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं वो आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। वो इसका एक प्रोसेस है। ये जो हमारी वर्कशॉप है उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी और वर्कशॉप में हम इसको डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। खैर, आपकी जो एजेंसी है वो आपकी हेल्प करवाएगी कि किस तरीके से आपका वाइज अकाउंट ओपन हो रहा है अमेरिका के अंदर। वाइज अकाउंट की ओपनिंग के बाद आपको एक ईमेल आएगी वाइफ से, वो आपको बोलेगा कि भाई दिस इज़ योर बैंक अकाउंट नंबर, आप अप्रूव हो चुके हैं, नाउ यू कैन यूज़ इट। आप वो बैंक अकाउंट नंबर लेंगे, LLC के पेपर्स लेंगे, EIN नंबर लेंगे और आप जाएंगे स्ट्राइप के पास। स्ट्राइप एक थर्ड पार्टी मर्चेंट अकाउंट सर्विस है। जो लोग अमेरिका में सर्विसेज सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लोगो डिज़ाइनिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, कोड्स हैं, ट्रक डिस्पैचिंग है, उन सबको क्लाइंट से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चार्ज करने के लिए स्ट्राइप की फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। या अगर वो शॉपिफाई पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं देन एज वेल आपको एक थर्ड पार्टी मर्चेंट अकाउंट चाहिए जो कि आपके बिहाफ पे अमेरिकन कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सके, वो आपको देगा स्ट्राइप। तो वाइस का बैंक अकाउंट नंबर, EIN, LLC के ये तमाम तीनों चीज़ें आप देंगे तो स्ट्राइप से आपको मिलेगा थर्ड पार्टी मर्चेंट अकाउंट, जिसको आप अपनी वेबसाइट के थ्रू या अपनी ईमेल से अटैच करके अमेरिकन कस्टमर से पेमेंट रिसीव। जो कॉल सेंटर एजेंट्स हैं वो करते क्या हैं कि वो किसी तरीके से अमेरिकन कस्टमर का 2 नंबर तरीके से क्रेडिट कार्ड नंबर मांग लेते हैं और आपकी LLC फॉर्म करने के लिए वही क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जाता है। आपको जो एड्रेस दिया जा रहा है उसमें वो क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जाता है, RA की पेमेंट्स में वो क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जाता है, अमेरिकन गवर्नमेंट को पेमेंट के अंदर वो क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जाता है। और ज़ाहिर है क्रेडिट कार्ड ओनर को एक ना एक दिन तो पता चल ही जाना है, चाहे 1 महीने बाद पता चले, चाहे 2 महीने बाद पता चले, और वो अपने बैंक को ये इन्फॉर्म करता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया गया है मेरी बगैर परमिशन के। और वो बैंक एक लीगल प्रोसेस के थ्रू चार्जबैक के लिए अप्लाई करता है और इफेक्ट इसके ऊपर आता है आपकी कंपनी के ऊपर जो उन्होंने फॉर्म की होती है। अब जाहिर है अमेरिकन गवर्नमेंट को तो ये नहीं पता कि ये कंपनी फॉर्म किसने की है, उनको तो ये पता है कि कंपनी आपने फॉर्म की, क्योंकि आप ही की ID कार्ड, आप ही का पासपोर्ट और आप ही की सारी डिटेल उनके पास गई हुई होती है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट आपका नाम क्रिमिनल के लिस्ट में इंक्लूड कर देती है। अगर आप अमेरिका नहीं गए हैं तो आप कभी ज़िंदगी भर अमेरिकन वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास अमेरिकन वीज़ा है तो आप अमेरिका में लैंड होते ही अरेस्ट हो सकते हैं, और अगर आप अमेरिका में हैं तो आपके अमेरिका से बाहर निकलने के चांसेस हो जाते हैं 0। तो जो अमेरिकन क्लाइंट्स पाकिस्तानियों को पेमेंट कर रहे हैं कि भाई आप मेरे लिए कंपनी फॉर्म कर दीजिए एजेंसीज को, और अगर वो एजेंसीज ये 2 नंबरी कर देती हैं तो अमेरिका में दे आर इन ट्रबल। ये पहली ट्रबल है जिनको फेस करनी पड़ती है। नंबर 2, जब आप EIN के लिए अप्लाई करते हैं तो EIN का टाइम ड्यूरेशन है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन नॉन रेजिडेंट्स के लिए। अमेरिकन के लिए तो उसी वक्त EIN इशू हो जाता है, लेकिन नॉन रेजिडेंट्स के लिए इट टेक्स टाइम। मार्केट में एक हवा चली हुई है एक्सप्रेस EIN। भाई EIN होता है, एक्सप्रेस कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल वैसी है कि किसी का NTN नंबर बना हुआ पाकिस्तान में और कोई आदमी बोले यार तुम्हारा तो NTN नंबर है, मैं तुम्हें एक्सप्रेस NTN नंबर बनवा करके देता हूँ, तो भाई ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। एक्सप्रेस EIN क्या होता है कि ये किसी अमेरिकन सिटीज़न के SSN को यूज़ करते हुए आपको EIN बना के देते हैं, एक्सक्यूज़ मी। और वो जो EIN होता है वो ज़रा अमेरिकन सिटीज़न के नाम के साथ अटैच होता है, जो कि उसको 1 साल के अंदर पता चल ही जाता है जब वो टैक्स रिटर्न जमा कराता है। एट दैट मोमेंट वो IRS को ये बोलता है कि भाई मैं तो ये कंपनी रन करता ही नहीं हूँ, मैंने कंपनी कभी खोली भी नहीं है, ना मैं इसका टैक्स देता हूँ, ना मेरा इससे कोई सरोकार है। तो आप पर केस बनता है ID थेफ्ट का। ID थेफ्ट का केस अमेरिका में बड़े बड़े केसेस में से एक है, और अगर आपके EIN में ID थेफ्ट का इशू साथ में मुंसलिक हो जाता है तो आप इसके प्रिकॉशंस और आपके साथ क्या होने वाला है ये आप खुद समझ सकते हैं। तो EIN को 2 नंबर तरीके से बनवाने वाला काम बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में जारी है। इवन लोग 500-500, हज़ार रुपए लेकर के आपको एक्सप्रेस EIN बना के दे देते हैं, जो ज़ाहिर है आपकी कंपनी के साथ अटैच होता है किसी SSN, किसी अमेरिकन गवर्नमेंट पर्सनल का, जो कि अनऑथराइज होता है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है जो कि पाकिस्तान से हो रही है। नंबर 3, जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि जो RA सर्विसेज हैं उसमें हम किसी को भी हायर कर सकते हैं जो कि उस एरिया में रह रहा हो। आम तौर से पैसे बचाने के लिए, अपनी सेल हिट करने के लिए आपको एक सस्ती LLC मिल जाती है जिसमें एक अननोन पर्सन जो कि उस स्टेट में रह रहा है, जिसको सिर्फ 1 दिन के लिए पैसे चाहिए, उसको हायर कर लिया जाता है और कुछ दिनों के बाद वो साहब वैनिश हो जाते हैं, स्क्रीन से गायब हो जाते हैं।
और जब गवर्नमेंट आपसे रब्ता करने की कोशिश करती है तो उनको वो साहब मिलते नहीं हैं। इन एट लास्ट जो फाइन लगता है वो लगता है आपकी एलएलसी के ऊपर, यानी आपके ऊपर।